Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to continue the series of Insight Eyes Daily Current Affair of 30 of October 2020. Now the topics that we are going to discuss today. From mains point of view, there are 7 topics and prelim specific news are 9. Okay, it seems that there are nearly 16 news. Okay, there are 16 news, so the session can be quite long, so be patient and let's start our today's discussion from the paper 1, that is GS paper 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, कवरिंग द टॉपिक इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन. तो न्यूज़ क्या है? परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन आर्मी. तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है यूनियन गवर्नमेंट को कि टिल डिसम्बर 31, ठीक है, डिसम्बर 31 तक आप जो है मार्च 17 का जो जजमेंट था उसको इम्प्लीमेंट कर दे. ठीक है, ये मार्च 17 का जजमेंट क्या था रिलेटेड टू द परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन आर्मी? तो वो था कि विच अपहेल्ड द राइट ऑफ अ वुमेन नेवल ऑफिसर टू बी कंसिडर फॉर द परमानेंट कमीशन. ठीक है, तो परमानेंट कमीशन में वुमेन जो है, ठीक है, नेवल ऑफिसर्स को भी राइट है. ठीक है, तो ये जो जजमेंट था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. ठीक है, अब देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट मार्च 17 का जजमेंट क्या बताता है? द कोर्ट हैज़ अफेल्ड द राइट ऑफ सर्विंग शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर टू द नेवी टू बी गारंटेड परमानेंट कमीशन ऑन एज ऑन अपर विद द मेल काउंटर पार्ट. ठीक है, जैसे मेल काउंटर पार्ट, ठीक है, मेल को जो है आप परमानेंट कमीशन में ग्रांट मिलती है, तो उसी तरीके से जो भी वुमेन्स जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्व कर रही है उसको भी जो है, ठीक है, नेवल जो वुमेन ऑफिसर्स है उसको भी परमानेंट कमीशन में जो है जगह मिलनी चाहिए. ये जजमेंट था. ठीक है, मार्च 17 जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जजमेंट वॉज बेस्ड ऑन द केस फाइल बाय 17 वुमेन एसएससी ऑफिसर. ठीक है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के वुमेन्स ऑफिसर्स थे, 17 वुमेन ऑफिसर्स ने केस फाइल किया था, तो उसके ही बिफाफ में जो है जो जजमेंट दिया गया है. ठीक है, डिस्प्यूट चार्ज डिस्चार्ज डिस्प्यूट कंप्लीटिंग 14 ईयर ऑफ द सर्विस एज अ एसएससी ऑफिसर्स. अभी क्या दिया है, मैं आपको एक शॉर्ट बैकग्राउंड दे देती हूँ इसके बारे में. ठीक है, बैकग्राउंड इस न्यूज़ का अगर देखा जाए तो अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, क्या होता है? वुमेन्स आर कमीशन इनटू द आर्मी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर एक्सटेंडेबल टू द 14 ईयर. ठीक है, तो वुमेन्स जो है आर्मी में जो है 10 साल तक जो है वो कमीशन होते हैं और वो ईयर जो है 14 साल तक इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के स्कीम के अकॉर्डिंग. ठीक है, और जो कुछ स्पेशल ये देखा जाए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या आते हैं वुमेन स्ट्रीम्स को. ठीक है, कौन से स्ट्रीम्स में वुमेन स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं और कौन से स्ट्रीम से उनको एक्सक्लूड किया गया है. तो देखा जाए तो वुमेन्स वेयर हाउएवर रेस्ट्रिक्टेड टू रोल इन द स्पेशल स्पेसिफिक स्ट्रीम. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम में वुमेन्स नहीं होता उनका रोल, जैसे कि आर्मी, एजुकेशन, क्रॉप. ठीक है, क्रॉप इन सिग्नल इन इंटेलिजेंस क्रॉप ऑफ इंजीनियर्स. ठीक है, इस तरीके से दिस स्पेसिफिक स्ट्रीम एक्सक्लूड द कॉम्बैक्ट आर्मी सच एज इन्फेंट्री एंड आर्मोर्ड क्रॉप. ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया कि क्या होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक शॉर्टली कौन से जो फील्ड से या स्ट्रीम से वुमेन इंक्लूडेड है और कौन सी इसमें वो एक्सक्लूडेड है. ठीक है, अगर देखा जाए एसएससी में, दैट इज़ जो ये जो होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, वहाँ पे जो मेल ऑफिसर्स होते हैं उनको परमानेंट कमीशन में पार्ट हो जाते हैं वो जब उनका 10 साल उस सर्विस में कंप्लीट हो जाते हैं. पर पहले जो था वुमेन्स को अलाउड नहीं था, ठीक है, वो परमानेंट कमीशन में सर्व कर पाए. ठीक है, तो अभी जो जजमेंट आया था, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं टिल दिसंबर तक. ठीक है, दिसंबर तक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वुमेन्स जो है नेवी ऑफिसर्स वो एसएससी में परमानेंट कमीशन में भी पार्ट उसका जो पार्ट है वो बन सकते हैं. ठीक है, इन दिस वे वी गेट टू नो द बैकग्राउंड. अब क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? तो ऑब्जर्वेशन के बारे में देखा था. तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है कि वुमेन ऑफिसर्स हैव वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद देयर मेन काउंटर पार्ट इन एवरी वॉक ऑफ अ सर्विस. ठीक है, तो वुमेन्स जो ऑफिसर है कंधे से कंधे मिला के हम बोल सकते हैं कि मेन्स काउंट जो है उनके काउंटर पार्ट बोल सकते हैं. हर एक सर्विसेज में बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है. ठीक है, देयरफॉर द 101 एक्सक्यूजेस, ठीक है, 101 एक्सक्यूजेस जो आप बता रहे हो, जो डिवाइस हो रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, जो इंक्लूड करते हैं कि मदरहुड हो या साइकोलॉजिकल लिमिटेशन, ठीक है, रिसिक ऑफ अ स्टेरियोटाइपिकल माइंड सेट. ठीक है, ये जो पुरानी मानसिकता है, ठीक है, वुमेन सर्व नहीं कर सकती है, जो भी मदरहुड रिलेटेड इशू, ऐसे जो आप 101 इश्यूज़ दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है
अभी जो इस मतलब अभी जो बदल रहे हैं और वुमेन्स जो है कंधे से कंधे मिलाकर मेंस के साथ जो है काफ़ी सारे सर्विसेज में अपना जो मेन रोल है वो प्ले कर रही है। ठीक है, एंड द वुमेन नेवल ऑफिसर कैन नॉट ठीक है, अभी आप बोल रहे हो ठीक है, ये जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट हो गया या बाकी सारे जो कोई एक्सक्यूजेस दे रहे हो ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है ठीक है, आप उसका जो एक राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ठीक है, डिग्निटी एंटाइटल जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन अ स्पेसिफिक ग्राउंड सच एज अ साइकोलॉजिकल मदरहुड एंड अ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो आप कहीं ना कहीं डिनाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिनाई। सो इन दिस वे इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारा इस जजमेंट रिलेटेड ऑब्जर्वेशन बताया गया है। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या होगा इस जजमेंट का, तो सबसे पहला है कि वुमेन naval officers will not be eligible to apply for the will now be eligible to apply for the permanent commission। ठीक है, मैंने जैसे बैकग्राउंड में बताया कि वो पहले जो है मेल काउंटर पार्ट के साथ ठीक है, मेल्स के साथ जो है उनके परमानेंट कमीशन में उनको जैसे जगह मिलती थी, उसी तरह अभी फीमेल्स को भी परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नेवल ऑफिसर्स उसके साथ साथ ठीक है, इनिशियली जैसे देखा जाए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में वुमेन्स ऑफिसर्स को कुछ सारे जो फील्ड्स थे वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड थे, पर अभी जो है ठीक है सारे वुमेन्स को जो है वो कैपेबल है या एलिजिबल है। ठीक है, कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के काफ़ी सारे जो डिफरेंट विंग्स है वहाँ पे जो वो सर्व कर पाए। ठीक है, अभी कौन से विंग्स दिए हैं, 7 विंग्स दिए हैं जो इंक्लूड करते हैं एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, लॉ एंड लॉजिस्टिक विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। अब क्या है, टू ग्रांट अ पब्लिक परमानेंट कमीशन विल बी सब्जेक्ट टू, ये किसको सब्जेक्ट करता है, ग्रेड्स जो है। ठीक है, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ ए वैकेंसी इन अ स्टेबलाइज कैडर। ठीक है, पर्टिकुलर जो कैडर रहता है उसमें जो वैकेंसी होनी चाहिए, उसके साथ है सुटेबिलिटी, मतलब कैंडिडेट जो भी रहेगा वो सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, उस पोस्ट लायक, और रिकमेंडेशन बाय द चीफ ऑफ अ नेवल स्टाफ, और वो भी रिकमेंडेड होना चाहिए बाय द चीफ ऑफ अ नेवल स्टाफ। इस तरीके से हमने देख लिया कि जजमेंट का इम्प्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, मतलब जजमेंट थ्रू क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उसका हमने बैकग्राउंड भी देख लिया, और क्या ऑब्जर्वेशन ठीक है बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट थ्रू, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दिस जजमेंट। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ देख ली। अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं, GS2 पेपर की न्यूज़ है, इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। अभी यहाँ पे क्या दिया है, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धांकर, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने बोला है, काफ़ी एक सीरियस एलिगेशन लगा है रिलेटेड टू द जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रही है स्टेट्स में। ठीक है, उनका जो रिमार्क है वो कहीं ना कहीं बता रहा है, उनका अनुमान ऐसा लगा जा रहा है कि अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ अ आर्टिकल 356। ठीक है, 356 जो प्रेसिडेंट रूल से डील करता है। ठीक है, वो जो आर्टिकल इम्पोज हो सकता है, जैसे देखा जाए तो जो नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, असेंबली पोल आने वाले हैं स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलिगेशन है गवर्नर ने लगा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है स्टेट की उतनी अच्छी नहीं चल रही है, जिसके वजह से हो सकता है कि आर्टिकल 356 लग सकता है, इम्पोज हो सकता है। ठीक है, अभी चैलेंज क्या क्या हाईलाइट हुए हैं, ठीक है, क्या दिखाई किस वजह से वो बोल रहे हैं ऐसा, तो सबसे पहला है कि पॉलिटिकल किलिंग दिखाई दे रही है, टारगेट किलिंग एंड द वायलेंस आर कॉज टू द ग्रेट कंसर्न। ठीक है, एक ग्रेट कंसर्न अराइज कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, टारगेटेड किलिंग और वायलेंस दिखाई दे रहा है। सबसे बाद में एक ग्रेट चैलेंज देखा जाए टू द डेमोक्रेसी इन द स्टेट इज दैट द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, those who are primer services, the IAS and IPS are politicized। ठीक है, तो ये जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं वो भी पॉलिटिसाइज हो गए हैं, ऐसा एक ग्रेट चैलेंज दिखाई दे रहा है। और थर्ड क्या चैलेंज है, सम ऑफ देम आर वर्किंग एज अ फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर, एज पॉलिटिकल फुट सोल्जर टू टोटली एबडॉनिंग देयर रोल। ठीक है, उनका जो मेन रोल है उसको ना फुलफिल करते हुए एक फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर की तरह वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये 3 चैलेंजेस जो है उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया कि आर्टिकल 356, तो आर्टिकल 356 क्या है उसके बारे में एक आइडिया दे देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आर्टिकल 356 डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सस्पेंड करे स्टेट गवर्नमेंट को और इम्पोज करे प्रेसिडेंट रूल इन द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, इफ़ ही सेटिस्फाइज दैट सिचुएशन हैज़ अराइव इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट कैरी आउट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कब लगता है, जब जो प्रेसिडेंट को लगता है कि जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर स्टेट की वो जो एक मेन प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अकॉर्डेंस में नहीं चल रही है, तब जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, हम उसको प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अभी इम्प्लीकेशन क्या होता है प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद किसी भी स्टेट में, तो सबसे पहला है कि तब ठीक है जो स्टेट
लेजिस्लेटर होता है उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। देयर कुल बी अ नो काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर इन द स्टेट व्हेन देयर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। स्टेट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्टली जो कंट्रोल जाता है स्टेट का वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाता है, एंड द गवर्नर जो है वो हेल्ड करता है और वो कंटिन्यू करता है जो भी प्रोसीडिंग होती है बाय मतलब रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या होता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या होता है, जब भी प्रोक्लेम होता है, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ ए प्रेसिडेंट रूल, वो अप्रूव किया जाता है दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के विद इन द 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है एक भी स्टेट में, तब दोनों भी हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के उसका 2 मंथ में जो है 2 मंथ में जो है अप्रूवल लगता है, ठीक है। और अप्रूवल जब लगता है उस टाइम पे स्पेशल मेजोरिटी का केस लिया जाता है मतलब बोथ द हाउस, ठीक है। दैट इज स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड द वोटिंग, ठीक है। जितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं और वोटिंग करते हैं उनकी जो मेजोरिटी होती है उसको हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, सॉरी सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेशल बोला, ये सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है। अब क्या है इनिशियली वैलिडिटी देखा जाए प्रेसिडेंट रूल की वो 6 मंथ तक हो सकती है और एक्सटेंड किया जाए तो 3 साल तक भी हो सकती है। और उसके लिए जो है अगर एक्सटेंड हो रही है तो अप्रूवल जो है पार्लियामेंट से टाइम टू टाइम लेना पड़ता है आफ्टर एवरी 6 मंथ, ठीक है। अभी रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नर क्या दिया है कि अंडर 356 जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इफ द प्रेसिडेंट upon receipt of the report from the governor of the state or otherwise if is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out according with the provision of the constitution, ठीक है। अगर जो गवर्नर है उसका अगर रिपोर्ट दिया उसने स्टेट के बारे में, ठीक है, और या प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग स्टेट नहीं रन कर रहा है, तो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, ठीक है। रिवोकेशन कब किया जाता है, रिवोक कब किया जाता है, जो भी प्रोक्लेमेशन होता है प्रेसिडेंट रूल का वो रिवोक किया जाता है, कभी भी प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी उसको जो है रद्द कर सकते हैं at any time by his subsequent proclamation, ठीक है। सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। इस टाइप का जो प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, जो रिलेटेड टू द रिवोकिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, वो उसके लिए जो है पार्लियामेंट्री जो कमीशन होती है, सॉरी पार्लियामेंट जो होता है उसका अप्रूवल नहीं लगता है, ठीक है। इस तरीके से हमने सेकेंड न्यूज़ भी कवर कर ली। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या दी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, ठीक है, डिसाइड किया है कि वो अभी रिसीव थ्रू द ईमेल, ठीक है। वो भी जो डिसीजंस है उनके रिलेटेड वो मेल थ्रू रिसीव करेंगे फ्रॉम नवंबर 1 ऑनवर्ड, ठीक है। ऑल विजिलेंस क्लियरेंस प्रपोजल फ्रॉम द बोर्ड लेवल ऑल इंडिया एंड द सेंट्रल सर्विस ऑफिशियल्स फ्रॉम अपॉइंटमेंट इम्प्लांटमेंट प्रमोशन एंड अदर रिलेटेड इशू, ठीक है। जो भी इश्यूज़ है वो सारे मेल थ्रू जो है वो दिए जाएंगे सीवीसी को, ठीक है। और वो जो है बाकी जो भी प्रोसीडिंग है वो करेंगे, ठीक है। नो हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जो हार्ड कॉपी नहीं लगेंगी, फर्स्ट सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, थ्रू द मेल ही आपको जो है जो भी आपके जो केसेस है, ठीक है, विजिलेंस रिलेटेड जो प्रपोजल रहेंगे वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे फ्रॉम द नवंबर 1, ठीक है। अभी सीवीसी के बारे में देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन थ्रू किया गया, रिकमेंड किया गया था संथानम कमेटी थ्रू 1964 में, ठीक है। एंड इट वाज कन्फर्ड विद द स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 2003 को जो है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। इनिशियली जो था वो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन थ्रू क्रिएट किया गया था, ठीक है। वो जो सारा रिपोर्ट जो होता है सीवीसी का, ठीक है, तो वो सारा रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड सीवीसी इज़ नॉट कंट्रोल ऑन एनी मिनिस्ट्री, ठीक है। कोई भी मिनिस्ट्री है या कोई डिपार्टमेंट के अंडर वो कंट्रोल नहीं होती है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। कंपोजिशन देखा जाए तो कंसिस्ट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है अलॉन्ग विद द 2 विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसके साथ साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं। अपॉइंटमेंट देखा जाए तो अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी रिकमेंड कौन किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट रिकमेंड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर थ्रू, और जो यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर होते हैं एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। इफ देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर नहीं होता है, तब क्या होता है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है इन अपोजिशन, तो उसका जो लीडर होता है उनको जो है वाइल द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस सीवीसी मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो उनका अपॉइंटमेंट हमने देख लिया। अभी टर्म्स देखा जाए तो 4 साल तक होते हैं और द 65 ईयर जो भी अर्लीस्ट हो, ठीक है। रिमूवल कैसे किया जाता है, सीवीसी और एनी
विजिलेंस कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर, ठीक है। काफ़ी सारे ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अगर प्रूफ हो गया, ठीक है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है, ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ एन इंक्वायरी रिपोर्टेड दैट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और द विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, एज द केस मे बी ऑट टू बी रिमूव, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के बाद जो होता है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो रिमूव कर दे, ठीक है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जब प्रूव हो जाती है पर्टिकुलर जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है या जो भी विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया सीवीसी के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ किस पे है? LAC सिचुएशन क्रिटिकल फॉर्मर MP, ठीक है। तो LAC दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, उसके बारे में दिया है। तो जो MP है, ठीक है, लद्दाख के, उनका फॉर्मर MP, ठीक है, तुपशान चेहवांग, ठीक है, ये एक MP थे लद्दाख के, उन्होंने ऐसे कहा है कि चाइनीज़ ट्रूप्स जो है हैज़ फर्दर ट्रांसग्रेंड, ठीक है, ट्रांसग्रेंड मतलब हम बोल सकते हैं कि वो अपने लिमिट से बियॉन्ड गए हैं, ठीक है, इनटू द इंडियन टेरिटरी एंड ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ फिंगर 2 एंड फिंगर 3 ऑन ऑफ द नॉर्थ बैंक ऑफ अ पैंगोंग तासो लेक, ठीक है। ये पैंगोंग तासो लेक के जो नॉर्थ बैंक है, ठीक है, उन्होंने ऑक्यूपाई कर दी फिंगर 2 और फिंगर 3 की पोजीशन, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि द इंडियन सोल्जर वेयर लिविंग इन द टेंट एंड इट वॉज नॉट एडुकेट फॉर देम इन अ सब ज़ीरो कंडीशन, ऐसे उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं। अभी मैं बताती हूँ ये पैंगोंग तासो लेक क्या है और ये फिंगर जो है, ठीक है, फिंगर 1 फिंगर 2 पोजीशन क्या है। तो जस्ट अ मिनट, आई विल ओपन दैट, ओके। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो आप कि इस फिगर में पूरा क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे फिंगर 1 पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे पैंगोंग रिवर जो है, लेक जो है वो फ्लो करता है। यहाँ पे येलो, ये रेड में जो दिया है, ठीक है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया का पार्ट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, येलो पार्ट जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना, ठीक है। अब यहाँ पे फिंगर 1 फिंगर 2, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट कौन से यहाँ पे है, बेस कहाँ पे है, वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 13,900 feet, 2/3 of 134 किलोमीटर लॉन्ग लेक इज़ कंट्रोल बाय द चाइना एज इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम द तिब्बत टू द इंडिया, ठीक है। तो इतना जो है, इतने किलोमीटर तक लेक, ठीक है, वो सारा जो है कंट्रोल किया जाता है चाइना और जो एक्सटेंड किया गया है तिब्बत तक, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है कि इंडियन फिजिकली कंट्रोल टिल फिंगर 4, ठीक है, इंडिया का जो कंट्रोल है फिंगर 4 तक है, ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है फिंगर 4, ठीक है, इंडिया फिजिकली वहाँ तक कंट्रोल करता है एंड पोस्ट बिटवीन 3 एंड 4, और 3 एंड 4 के बीच में जो है उनका पोस्ट है, किसका? इंडिया का पोस्ट है। फॉर द डिकेड हैज़ बीन पेट्रोलिंग वेस्टर्न टू द वेस्ट टू ईस्ट टिल फिंगर 8, ठीक है, और जो पेट्रोलिंग की जाती है तो वो की जाती है वेस्ट टू ईस्ट टिल द फिंगर 8, ठीक है, फिंगर 8 तक, ठीक है, वेयर इट इज़ सेड द LAC रन नॉर्थ टू साउथ, और बोला जाता है कि जो LAC है वो नॉर्थ टू साउथ रन करती है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि इंडिया का जो एक्चुअल कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल 4 तक होता है, और जो पोस्ट है उनका 3 और 4 के बीच में है, जो फिंगर 3 और 4 के बीच में है, और जो पेट्रोलिंग है वो टिल वेस्ट टू ईस्ट करते हैं टिल फिंगर 8 तक, ठीक है। चाइना का जो है दिखाया जाए, चाइना हैज़ पोस्ट एंड बेस एट अ फिंगर 8 क्लेम टेरिटरी अप टू फिंगर 2, ठीक है, चाइना का अपना जो बेस है वो फिंगर 8 में है और वो क्लेम कर रही है कि उनकी जो टेरिटरी है वो फिंगर 2 तक है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे येलो लाइन दिखाई दी है वो है इंडिकेट करती है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि सिंस अर्लियर में PLA हैज़ ब्लॉक ऑल इंडियन पेट्रोल बियॉन्ड फिंगर 4, ठीक है, फिंगर 4 तक जो था इनिशियली ब्लॉक किया गया था, ठीक है, फिंगर 4 तक की जो भी पेट्रोलिंग होती थी उसको ब्लॉक किया गया था बाय ऑक्यूपाइंग द 8 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8 बाय बिल्डिंग अ फोर्टिफिकेशन एंड अ बंकर, ठीक है, बंकर और फोर्टिफिकेशन मतलब फोर्ट वगैरह ऐसा बना के, नहीं कि ऐसा जो बफर, ठीक है, बफर बोले मतलब बंकर्स बना के जो है उसका जो पेट्रोलिंग है वो कुछ टाइम के लिए जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि फिंगर्स जो है यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, और इंडिया क्लेम कर रहा है, इंडिया की जो बाजू है, ठीक है, जो चाइना क्लेम कर रहा है कि उनका जो एक्सटेंड है, ठीक है, फिंगर 2 तक है, पर इतने सालों से देखा जाए तो इंडिया की जो पेट्रोलिंग है वो
मतलब फिंगर टू मतलब कि इनका जो बेस है यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ पे बेस हो तो ऑब्वियसली जो चाइना बोल सकते हैं कि उनका जो पार्ट है, ठीक है, फिंगर टू तक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इतने साल की जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, इंडिया के साइड से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो चाइना का क्लेम है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने कॉन्फ्लिक्ट देख लिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़, सॉरी। अब ठीक है, अभी हमने देख लिया कि फिंगर टू और फिंगर थ्री क्या है, ठीक है। और अभी ये डिस्प्यूट क्या है एलएसी का, तो इस डिस्प्यूट देखा जाए तो एलएसी क्या है, एलएसी एक लाइन है जो सेपरेट करती है इंडिया और चाइनीज़, ठीक है, ट्रूप्स को 1962 से जनरली जो रन करती है, दैट अ लाइन एक्सेप्ट फ्रॉम द विड्थ ऑफ अ पैंगोंग टासो, ठीक है। पैंगोंग टासो मैंने जो अभी लेक दिखाया था, एंड इट रन थ्रू आउट द वाटर, ठीक है। बोथ साइड हैज़ मार्क देयर एरिया अनाउंसिंग विच साइड बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है। तो दोनों साइड ने अपने अपने तरीके से जो है मार्क किया है कि कौन सी साइड उनको बिलोंग करती है, ठीक है। इंडिया कंट्रोल करता है 45 किलोमीटर स्ट्रेच किया जाए अगर हमने पैंगोंग टासू से, ठीक है, एंड रेस्ट जो है वो सारा जो है चाइनीज़ कंट्रोल करता है, ठीक है। लेक इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शनल कॉल एज अ फिंगर, मैंने जैसे बताया कि लेक जो है काफ़ी सारे फिंगर्स में, सेक्शंस में डिवाइड है, उसको हम फिंगर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हमने फिगर में देख लिया, ठीक है, 1 फिंगर 2 फिंगर, ठीक है, 8 फिंगर्स है वैसे। और अभी क्या दिया है, देयर आर 8 ऑफ देम इज कंटेंशनल हियर, ठीक है, 8 फिंगर्स है मैंने जैसे बताया। इंडिया एंड चाइना हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वेयर एलएसी पासेस एक्चुअली, ठीक है। एलएसी जो होता है लैंग्वेज एक्चुअल कंट्रोल, वो एक्चुअली कहाँ से पास होता है, इंडिया और चाइना के डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ मेंटेन द एलएसी पास थ्रू फिंगर 8 तक वो करता है, विच हैज़ बीन साइड इन द फाइनल मिलिट्री पोस्ट ऑफ अ चाइना, ठीक है। चाइना का जो फाइनल मिलिट्री पोस्ट है वो फिंगर 8 तक है, और इंडिया फिंगर 8 तक जो है पेट्रोलिंग जो यहाँ पे चाइना का होगा तो यहाँ पे उनका बेस जो है, तो इंडिया इंडिया क्या करती है, फिंगर 8 तक उनकी पेट्रोलिंग करती है, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन पेट्रोलिंग दैट एरिया मोस्ट ऑन फुट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अ टेरेन अप टू द फिंगर है, ठीक है। फुट थ्री किया जाता है, मतलब पैदल ही वो करते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो व्हीकल्स है उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ का टेरेन ही वैसा है, ठीक है। बट द इंडियन फोर्सेज डू नॉट हैव एडुकेट कंट्रोल बियॉन्ड द फिंगर फुल, अगर पर पेट्रोलिंग तो उतने तक करती है, पर देखा जाए तो इंडिया का जो एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर फोर के बियॉन्ड नहीं गया है, ठीक है। चाइना ऑन अदर हैंड सी द एलएसी थ्रू फिंगर टू, ठीक है, फिंगर टू तक उनका एलएसी है ऐसा चाइना क्लेम करता है, एंड इट हैज़ बीन पेट्रोलिंग अप टू द फिंगर फोर मोस्ट इन द लाइट व्हीकल एट अ टाइम अप टू द फिंगर टू, ठीक है। कभी कभी तो वो फिंगर फोर तक भी आ जाते हैं और कभी कभी फिंगर टू तक भी आते हैं, ठीक है। इस तरीके से चाइना ने क्लेम किया है कि वो जो है उनका एलएसी जो लाइन जो है वो पास होता है फिंगर टू तक, ठीक है। अब क्या है, वाई चाइना वॉन्ट टू इंक्रोच एरिया अलॉन्ग साइड पैंगोंग टासो टीसो, ठीक है। तो अभी चाइना क्यों इंक्रोच कर रहा है, मतलब क्यों अतिक्रमण करना चाह रहा है जो एरिया है अलॉन्ग साइड ऑफ पैंगोंग टासो लेक, ठीक है। पैंगोंग टासो का अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल एज इट इज़ वेरी क्लोज टू चुलशुल वैली, चुलशुल वैली जो है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, एंड विच वॉज वन ऑफ द बैटल फ्रंट, ठीक है, जो हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1962, ठीक है। और इसके साथ साथ है चाइना ऑल्सो डज नॉट वांट इंडिया टू बूस्ट, ठीक है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया को कोई भी किसी भी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करे, ठीक है, एनीवेयर नियर द एलएसी, ठीक है। चाइना को फियर है कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो थ्रीटन हो सकता है, ऑक्यूपेशन ऑफ अ अक्साई चीन रीजन एंड लाशा लहासा काशगर हाईवे, ठीक है। उनका जो ऑक्यूपेशन है वो थ्रीटन है, इसलिए चाइना को जो है किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया थ्रू बूस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। एनी थ्रेट टू दिस हाईवे ऑल्सो पुट चाइनाज रदर इम्पेरियलिस्टिक प्लान इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड बियॉन्ड द पाकिस्तान, ठीक है। तो उनका जो मेन प्लान जो है, ठीक है, पीओ के रीजन में, ठीक है, लद्दाख का और जम्मू एंड कश्मीर का, और जो बियॉन्ड जाता है पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, तो वो जो है उसको भी एक थ्रेटन है, इसलिए जो है चाइना जो है मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस है वो इंक्रोच करना चाहते हैं अलॉन्ग द पैंगटोसो लेक, ठीक है। अभी ये लेक के बारे में देखा जाए, वो ट्रांसलेट उसका देखा जाए तो कॉन्क्लेव लेक भी बोला जाता है, 14,000 फीट तक है उसका सिचुएटेड है, एंड लेक देखा जाए तो 135 किलोमीटर तक है, फॉर्म की हुआ है बाय द टैसे जियोसिंक्लाइन थ्रू, ठीक है। काराकोरम माउंटेन जो रेंज है एंड होती है एट नॉर्थन बैंक ऑफ पैंगोंग ट्रासो, ठीक है। नॉर्थन बैंक से वहाँ पे जो काराकोरम रेंज है वो एंड होती है, और इसकी साउथर्न बैंक देखा जाए तो इट हैज़ बीन ब्रोकन हाई ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टूवर्ड सैम्ग्रू लेक इन द साउथर्न, ठीक है। इस तरीके से हमने इस लेक जो है, ठीक है, इसका लोकेशन देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
नेक्स्ट न्यूज़ GS3 पेपर से है, मैंडेटरी पैकिंग इन द जूट मटेरियल। तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव क्या किया है, अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ अ नॉर्म फॉर मैंडेटरी पैकिंग इन द जूट मटेरियल। ठीक है, जो जूट मटेरियल थ्रू जो है पैकिंग जो नॉर्म्स है उसको एक्सटेंड किया गया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि 100% जो है फूड ग्रेन और 20% जो शुगर्स है वो मैंडेटरी जो पैक्ड होंगे वो जूट बैग में ही होंगे। ठीक है, अभी बेनिफिट क्या होगा, नियरली अगर देखा जाए तो 3.7 लाख जो वर्कर्स है एंड सेवरल लाख फार्म फैमिलीज जो है वो डिपेंड करते हैं, उनका पूरा जो लाइवलीहुड है वो जूट सेक्टर में डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके वजह से ये जो डिसीजन है, ठीक है, जो जूट पैकिंग थ्रू करने वाले 100% फूड ग्रेन और 20% शुगर, ठीक है, तो उसका जो पैकिंग, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दिस विल गिव अ इम्पटस टू द diversification of jute industries, and it will also benefit the farmers and the worker located in the eastern and the northeastern region of our country। बैकग्राउंड देखा जाए, जो 1987 का एक एक्ट था, जूट पैकिंग मटेरियल कंपलसरी यूज इन द पैकिंग कमोडिटी एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर एंड प्रोवाइड फॉर द कंपलसरी यूज ऑफ अ जूट पैकिंग मटेरियल इन द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ रॉ जूट एंड द जूट पैकिंग मटेरियल एंड ऑफ द पर्सन एंगेज इन द प्रोडक्शन देयर ऑफ। ठीक है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ है उसकी पैकिंग जूट में ही, जूट की बैग्स जो होती है उसमें करने के लिए जो है ये एक्ट बताता है। और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जो जूट प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में, और जो जूट पैकिंग मटेरियल है, ठीक है, जो भी पर्सन से जो लाइवलीहुड उनका डिपेंड करते हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया जूट पैकिंग मैंडेटरी कंपलसरी यूज इन द पैकिंग कमोडिटी एक्ट 1987। ठीक है, अभी जूट के बारे में कुछ देखा जाए तो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, जूट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट यूज नेचुरल फाइबर इन द वेरियस टेक्सटाइल एप्लीकेशन में यूज़ किया गया है, सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट जो है नेचुरल फाइबर है। ठीक है, अभी ये कहाँ पे मिलता है ज़्यादा, तो ट्रॉपिकल लोलैंड हाई एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है जिसकी ह्यूमिडिटी 60% to 90% होती है। जूट जो है इज़ अ रेन फीड क्रॉप। ठीक है, रेन फीड क्रॉप, और उसको जो फर्टिलाइज़र है काफ़ी लिटिल अमाउंट में लगता है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, है ना, जूट गुड्स। ठीक है, एंड द कल्टिवेशन ऑफ अ जूट इन इंडिया इज मेनली कन्फर्म टू द ईस्टर्न रीजन ऑफ अवर कंट्री। तो ईस्टर्न पार्ट में जो है ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए फेवरेबल है। ठीक है, फर्स्ट जूट मिल जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी रिशार में। ठीक है, बंगाल, नाउ इन हम जो उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, कहाँ पे, ऑन द रिवर हुगली नियर कोलकाता इन 1855 में बाय द जॉर्ज एल्कनेड इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और 1959 में क्या हुआ था, फर्स्ट पावर ड्रिवन विविंग फैक्ट्री भी सेटअप हुई थी। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया जूट रिलेटेड। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में दिया है। तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि एक्सटर्नल एड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज़ 2 एंड फेज़ 3। ठीक है, ये जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है अप्रूव कर दिया गया है। की पॉइंट देखा जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक थ्रू और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक थ्रू। ठीक है, AIIB थ्रू। और जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 10 ईयर के ड्यूरेशन में, इन 2 फेज़ में किया जाएगा। ईच 6 ईयर ड्यूरेशन विल विद 2 ईयर ओवरलैपिंग फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2031 तक। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट उसके अंदर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है फेज़ 2 एंड फेज़ 3 क्या इन्वेसाइज करते हैं या क्या उनके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम एंड एसोसिएटेड अप्रूटेंसेस इन द सुटेबल मैनर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डैम्स है उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो सेफ्टी है उसको प्रॉपरली जो है इम्प्रूव करे, उसके साथ साथ स्ट्रेंथन करे डैम की जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप इन द पार्टिसिपेटिंग स्टेट एज वेल एज ए सेंट्रल लेवल। उसके साथ साथ वो एक्सप्लोर कर पाए जो अल्टरनेटिव इंसिडेंशियल मीन्स, ठीक है, एट द फ्यू ऑफ अ सिलेक्टेड डैम टू जनरेट द इंसिडेंशियल रेवेन्यू फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डैम। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है फेज़ 2 और फेज़ 3 के। नीड क्यों थी इस स्कीम की, तो इंडिया रैंक करता है 3rd ग्लोबली चाइना और US के बाद विथ 5,334 लार्ज डैम जो ऑपरेशन है इंडिया में। ठीक है, पहला है चाइना और US, बाद में है
इंडिया। ठीक है, उसमें एडिशनल देखा जाए तो 411 जो डैम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। तो हम देख सकते हैं कि ये इसका काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने सारे जो डैम हैं वो इंडिया में है। ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ जो है स्मॉलर डैम्स भी है। तो ये इतने तो बिगर डैम्स हो गए, लार्ज डैम हो गए, पर इतने थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर डैम भी इंडिया में है। तो इंडिया डैम एंड द रिजर्वायर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी एंड द एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑन अवर कंट्री बाय स्टोरिंग अप्रोक्सीमेट 300 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एनुअली। इतना जो है क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर स्टोर करता है। इसलिए वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए इंडिया के जो डैम है, रिजर्वायर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डैम प्रेजेंटली अगर देखा जाए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखा जाए in term of a asset management and the safety. Along with this the consequences of a dam failure जो है वो कॉज कर सकते हैं कैसोट्रॉपिक, ठीक है, इन टर्म ऑफ अ लॉस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू द इकोलॉजी। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के वजह से हमें जो है ये प्रोजेक्ट जो है डैम रिलेटेड उसको लाना इम्पोर्टेंट था। अभी क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखा जाए, डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2012 में बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन विद द असिस्टेंस विद द वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस। टू ऑब्जेक्टिव था कि वो इम्प्रूव कर पाए सेफ्टी एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्टिंग एग्जिस्टिंग डैम एंड एसोसिएटेड appurtenances in the sustainable manner and to strengthen the dam safety instrumental setup of participating state and implementing agency। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट फेज़ 1 प्रोजेक्ट में क्या था। ठीक है, इस बार तो फेज़ 2 और फेज़ 3 रन होने वाले। तो फेज़ 1 में क्या था वो कवर करने वाले थे 223 डैम्स इन 7 स्टेट। अभी कुछ फैक्ट्स देखा जाए, ठीक है, प्रीलिम्स रिलेटेड। तो धर्मा, ठीक है, धर्मा का फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग। एक सिस्टम है जो मॉनिटर करती है डैम की हेल्थ कैसी है। ठीक है, एंड प्रेजेंटली वो देखा जाए तो 18 स्टेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अ सिस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जो इट हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप। ठीक है, सिस्मिक हजार्ड जो एनालिसिस होता है, हजार्ड जो होता है सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक रिलेटेड जो हजार्ड होता है, ठीक है, एनालिसिस का करने के लिए जो एक सिस्टम का भी ऑपरेट किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया ये नेक्स्ट न्यूज़। अब क्या है, अब देखते हैं कि ऑर्डिनेंस फॉर सेटिंग अप द कमीशन टू मैनेज द एनसीआर एयर क्वालिटी। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस साइन किया है। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल से डील करता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस जो है जो प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर मतलब साइन कर दिया है बाय सेटिंग अप द कमीशन टू मैनेज द एनसीआर एयर क्वालिटी। ठीक है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसकी एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस को साइन कर दिया है, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ नेशनल कैपिटल रीजन एंड अडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका ऑर्डिनेंस का नाम ये है। ठीक है, एंड वो इंट्रोड्यूस किया गया है सेंटर थ्रू। अब इस प्रपोजल जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है कमीशन क्या कंपोजिशन अगर देखा जाए तो चेयरपर्सन रहेंगे टू बी चेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसकी रैंक जो है सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक रहेंगी। और वो परमानेंट मेंबर बॉडी रहेंगी विद 20 मेंबर्स भी रहेंगे उसको असिस्ट करने के लिए। चेयरपर्सन को मेंबर्स कौन कौन इंक्लूड करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, 5 सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स हु हैज़ बीन एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड अ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हु विल बी द फुल टाइम मेंबर। ठीक है, इस तरीके से उनका कंपोजिशन रहेगा। उसके साथ साथ जो है मेंबर्स में रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे सीपीसीबी के, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आईएसआरओ के रहेंगे, एंड एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। 3 जो रिप्रेजेंटेटिव नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रहेंगे। ठीक है, एनजीओस के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। एसोसिएटेड मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, कमीशन विल बी हैव द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, पावर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से भी एसोसिएटेड मेंबर रहेंगे। ठीक है, अब देखा जाए की पॉइंट्स देखे जाए इस कमीशन के। ठीक है, कमीशन विल बी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है, विल बी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रहेंगी। वे सुपरसाइड करेंगी बॉडीज सच एज द सेंट्रल एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको सुपरसीड करेंगी ये जो नई कमीशन है इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बोर्ड कहाँ कहाँ के, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी है ना, राजस्थान। इट विल हैव द पावर टू इशू कर सकते हैं वो डायरेक्शंस, ठीक है, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू प्रिटेनिंग टू द एयर पोल्यूशन। ठीक है, जुरिडिक्शन के बारे में अगर कुछ देखा जाए, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर द एनसीआर इंक्लूडिंग एरिया ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश,
एंड राजस्थान, ठीक है। इस जो एरिया में है, ठीक है, जो भी मैटर्स रहेंगे एयर पोल्यूशन रिलेटेड, ठीक है, वो उसके जो है जुरिडिक्शन के लिए एक्सक्लूसिव पावर दी गई है इस कमीशन को, एंड विल बी वर्किंग अलॉन्ग विद द सीपीसीबी एंड ISRO, ठीक है, इसरो के साथ और सीपीसीबी के साथ, और उसके साथ साथ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी वो वर्क करेंगे, ठीक है। विल दिस न्यू बॉडी विल ऑल्सो हैव द पैनल पावर, ठीक है, कुछ पैनल पावर भी रहेंगे क्या, तो यस, कमीशन विल हैव सम थीथ इफ दिस डायरेक्शन आर contravene through say the setting up of the industrial unit in the restricted area. The commission will have the power to impose a fine up to 1 crore and the imprisonment up to 5 years, ठीक है। जो भी उनके जो मेन उन्होंने जो प्रोविज़न बताया उसको फॉलो नहीं किया गया, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट का वगैरह सेटअप हो गया गया, तो उस पर जो उनको पावर है कि वो फाइन लगा सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट भी है वो भी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी हैव EPCA, वाई इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इनिशियली हम देखा जाए इस बॉडी के फॉर्मेशन के पहले तो हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, तो अभी क्यों बॉडी का इस न्यू बॉडी का सेटअप कर दिया गया है, ठीक है। देखा जाए तो ये जो EPCA था, ठीक है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ठीक है, बट ड्रिवन लेजिटिमेसी फ्रॉम द सुप्रीम गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट थ्रू वो फॉर्म की गई थी, ठीक है, और वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ठीक है, विच हैज़ बीन लुकिंग एयर पोल्यूशन रिलेटेड केसेस जो है अपार्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। EPCA वॉज नॉट हाउएवर सपोर्टेड बाय द लीगल फ्रेमवर्क इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ, ठीक है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। इट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू इशू अ फाइन्स और अ डायरेक्शन टू गाइडलाइन द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन देने के लिए उसके साथ साथ फाइन्स भी इम्पोज नहीं कर सकती। नो रिप्रेजेंटेटिव थे, बट जस्ट 2 परमानेंट मेंबर्स थे EPCA के, ठीक है। तो इसके वजह से तो है हम बोल सकते हैं कि ये न्यू जो बॉडी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट था। क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न एसोसिएटेड विद दिस न्यू, अभी ये जो कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, इसको EPCA की जगह ये न्यू जो कमीशन आने वाली है, तो इसकी क्रिटिसिज्म भी है और कुछ कंसर्न भी अराइज किए गए। तो सबसे पहला है द म्यूनसिपालिटी ऑफ अ लॉ एंड multiplicity of a law and institutionals will create more confusion on the one hand and friction on the other, ठीक है। अभी इतनी सारी बॉडीज़ का फॉर्मेशन है, तो जिसके वजह से जो है काफ़ी सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं लॉज, ठीक है, काफ़ी सारे जो सबका जो है एक बोल सकते हैं कैओस क्रिएट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अर्लियर देखा जाए तो EPCA है, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, CPCB जैसे SPCB, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरीके से काफ़ी सारे बॉडीज़ है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी अराइज हो सकता है। और सेकेंड कंसर्न क्या है या क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं, द लैक ऑफ अ लॉ is not a problem in India, but where it is about the paddy stubble burning, providing subsidies or penalizing the polluters. The problem lies in the fact that the political will is missing where when it is come to implement it, ठीक है। तो इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपके पास लॉ नहीं है, ठीक है, इंडिया में काफ़ी सारे लॉ हैं, बट जो मेन इश्यूज़ है, ठीक है, जो प्रॉब्लम इसमें है कि आपकी मतलब पॉलिटिकल विल ज़्यादा नहीं दिख रही है वाइल द केसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, डिफरेंट जैसे स्टबल बर्निंग का केस हुआ या सब्सिडी प्रोवाइडिंग या लीगल जो पॉलिटर्स होते हैं उसको पेनलाइज करना, उसको पनिश करना, इस सारे में जो है पॉलिटिकल विल की कमी दिख रही है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है इंडिया में, तो ये दो जो कंसर्न है वो अराइज हुए हैं। वॉट नीड टू बी डन, अभी क्या है नीड हमें कर सकते हैं, तो सबसे पहला इफ द गवर्नमेंट इज़ कीन टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट को कुछ इशू रिजॉल्व ही करने हैं, तो सबसे पहला है undertake a thorough review of a various law and institution in order to look at if their efficiency and unity, ठीक है। तो आप जो है जितने भी लॉज है रिलेटेड टू द पोल्यूशन इन NCR रीजन, आप सारे जो लॉज को देखें, ठीक है, थोरो रिवाइज कर रिव्यू करें और ठीक है उसकी इफिशियंसी और यूनिटी को डिटेलली स्टडी करें। उसके साथ साथ हैव अ डिटेल कंसल्टेशन विद द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसके साथ एक प्रॉपरली कंसल्टेशन करें, ठीक है, स्पेशली आउटसाइड द दिल्ली, विच इंक्लूड द फार्मर भी इंक्लूड करें, स्मॉल जो स्केल इंडस्ट्रीज है एंड द पब्लिक एट अ लार्ज, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ बिल एंड इट शुड बी पुट इन द पब्लिक कमेंट, ठीक है, जो भी बिल है उसको ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक कमेंट में भी पुट करना चाहिए। ऐसे कुछ नीड्स है जो गवर्नमेंट को अभी इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ कवर कर ली। अब क्या है नेक्स्ट फैक्ट रिलेटेड टू प्रीलिम्स, अभी क्या है ग्रीन दिल्ली के है, ठीक है, एक ऐप है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है, वो इन्वॉल्व करता है सिटीजन का पार्टिसिपेशन एंड इंश्योर करता है टाइमली एक्शन इन द गवर्नमेंट का जो फाइट है अगेंस्ट द पोल्यूशन। ऐप इनेबल करता है सिटीजन को रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट जो होती है या रिपोर्टेड पोल्यूशन
जो सोर्सेस है, ठीक है, जो वॉल्यूशन ऑफ एंटी करप्शन नॉर्म्स, ठीक है। सिटीजन क्या कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, या ऑडियो ऑफ अ लोकल कॉज ऑफ अ पोल्यूशन सच एज अ गार्बेज बर्निंग किया गया कहीं पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो या कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, ठीक है। इस तरीके से जो कहीं आप पे आपको जो एंटी पोल्यूशन नॉर्म्स जो है उसका वॉल्यूशन हुए कहीं पे मतलब हुआ वही दिखाई दे रहा हो, तो आप जो है फोटोज़ वगैरह अपलोड कर सकते हो इस ऐप में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट स्टाफ टोल्ड नॉट टू एक्ट इन अ फिल्म सीरियल्स, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट आया है कि कर्नाटका स्टेट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 2020, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या गया है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बैन किया गया है। एम्प्लॉयज़ विल बी बैन फॉर एक्टिंग इन अ फिल्म एंड अ टेलीविजन सीरियल्स, पब्लिशिंग बुक एंड वॉयलेटिंग वॉइसिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द स्टेट एंड यूनियन पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम्प्लीटली बैन किया है फॉर एनी एक्टिंग, ठीक है, पब्लिश करने, बुक भी पब्लिक ना कर सके, पब्लिशिंग रिलेटेड द बुक, voicing against the state and the union government, ठीक है। they could not be act in the film or the television serial without permission from the contempt authority, ठीक है। वो फिल्म में भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना कि सीरियल्स में, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। गवर्नमेंट स्टाफ विल बी स्टॉप फॉर स्पॉन्सरिंग मीडिया प्रोग्राम इन रेडियो एंड अ टेलीविज़न चैनल, ठीक है। वो कुछ भी तरीके से स्पॉन्सरिंग जो मीडिया प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, रेडियो एंड टेलीविज़न, उसको उसके रिलेटेड भी जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसको भी वहाँ पे भी स्टॉप कर दिया है। और एम्प्लॉयज़ आर प्रोहिबिटेड फॉर एम्बार्गिंग ऑन अ फॉरेन टूरिस्ट विदाउट परमिशन, ठीक है। इसके लिए भी मतलब ये जो 4 पॉइंट है इसके रूल ऑफ कंडक्ट जो है सिविल सर्विसेज कर्नाटका गवर्नमेंट का वो लाया गया है, ठीक है, ये ड्राफ्ट किया गया है। अभी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, पहले मैं बता देती हूँ कि कितने कोर सेक्टर है। 8 कोर सेक्टर से वो इंक्लूड करते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 8 कोर सेक्टर में से कंप्राइज करते हैं। 40% जो वेटेज दिया गया है वेट ऑफ अ आइटम इंक्लूडिंग द इंडेक्स ऑफ अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। 8 कोर सेक्टर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, अगर वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, बाद में इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। अब क्या है न्यूज़ में क्या है, लोएस्ट कोर सेक्टर श्रिंकेज सिंस मार्च, ठीक है, मार्च से जो है जो कोर सेक्टर्स का लोएस्ट श्रिंकेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 8 कोर सेक्टर्स जो है वो याद में रखना क्योंकि काफ़ी टाइम न्यूज़ में आते ही रहता है, ठीक है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो ये क्या है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन वेयर क्रेडिट प्रोटेक्शन इज अ ब्रॉट एंड अ सेल, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है जो क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन रिलेटेड जहाँ पे क्रेडिट का प्रोटेक्शन जो है इज ब्रॉट एंड अ सोल्ड, ठीक है। अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, वन पार्टी एग्री टू पे अनदर पार्टी पीरियडिकली फिक्स्ड पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर रिसीविंग क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन के एक्सचेंज में जो है फॉर मतलब क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन रिसीव करने के लिए जो है एक पार्टी एग्री करती है कि दूसरे पार्टी को पीरियडिकली वो फिक्स जो पेमेंट है वो पे करे एंड इन द फॉर्म ऑफ अ पेमेंट इन द इवेंट दैट अ थर्ड पार्टी और इट्स ऑब्लिगेशन आर सब्जेक्टेड टू वन और मोर प्री एग्री एडवाइस क्रेडिट इवेंट ओवर अ प्री एग्रीड टाइम पीरियड एंड टिपिकल क्रेडिट इवेंट इंक्लूड क्या करता है, बैंकर ऑफ फेलियर टू प्ले पे, ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड अ रेपुटेशन और अ मॉनिटरियम, ठीक है। कंटेक्स क्या है, आरबीआई ने इशू किए हैं जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रिलेटेड कुछ नॉर्म्स को, ठीक है। अभी ये जो न्यूज़ है वो पहले फिर से आ जाएंगी, ठीक है, तो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। प्लेसेस न्यूज़ कौन सी थी, चिली जो प्लेस है वो न्यूज़ में थी। इन द रेफरेंडम हैज़ हेल्ड, रेफरेंडम वहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। पीपल ऑफ अ चिली हैज़ वोटेड ओवरवेलिंग इन द फेवर ऑफ रीराइटिंग द कंट्री नियरली 4 डिकेड ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उनका जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फिर से रीराइट करने के लिए जो है रेफरेंडम किया गया था, मतलब पीपल से वोट लिया गया था चिली के, तो वो पीपल्स ने जो है फेवर में वोट किया है कि जो उनका ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रीराइट करे, ठीक है। चिलियंस ऑल्सो वोटेड टू इलेक्ट एन असेंबली ऑफ अ 155 मेंबर टू ड्रॉ अप द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो 155 मेंबर्स की असेंबली को वोट करे और जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उनका फॉर्म करे, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया, मतलब देखा गया है उस पर, ठीक है। अभी क्या है, बॉडी जो है विल नॉट कंक्लू इंक्लूड एनी एक्टिव लॉ मेकर टू फाइनलाइज अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी जो ये न्यू डॉक्यूमेंट बनेगी, उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, वहाँ पे कोई भी टाइप के जो लॉ मेकर है वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। नीड टू रिफॉर्म क्यों था, एग्जिस्टिंग चार्टर वॉज ड्राफ्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अ डिक्टेटर एंड अ मिलिट्री लीडर फिनोचेट विदाउट एनी पॉपुलर इनपुट, ठीक है। तो इनका जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था वो उस टाइम पे बना था जब वहाँ पे डिक्टेटर रूल और मिलिट्री लीडर्स थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज
cast in fraudulent plebiscite held in 1980 and has widened being blamed for the inequality that exists in the Chilean society even today. ठीक है, तो चिली में जिसके वजह से अभी भी जो है इनइक्वालिटी दिखाई दे रही थी, तो जिसके वजह से अभी जो है रेफरेंडम कंडक्ट करके जो है पीपल का कंसर्न लेके डिसाइड हो गया है कि वहाँ पे जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में दिया है, NPC हैज़ बीन ग्रांटेड एक्रेडिटेशन कन्फर्मिंग टू ISO 170/20 2012, ठीक है, बाय नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर अ सर्टिफिकेशन बॉडी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट एंड साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, फूड सेफ्टी के एरिया में और साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो है एक्रेडिटेशन मिल गया है, कंफर्मेशन मिल गया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को। ठीक है, एक्रेडिटेशन वैलिड रहेंगे 3 साल तक। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या है इसके, द एक्रेडिटेशन विल इनेबल टू अंडरटेक द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट ऑफ अ food business operator including food storage warehouse as per the FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड एज वेल एज इंस्पेक्शन ऑफ अ वेयर हाउस एज पर एज अ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल 2017। अब क्या है, NPC के बारे में देखते हैं। इस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958 में। ऑटोनॉमस मल्टी पार्टियस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड PC जो है कंस्टिट्यूट की गई थी, कंस्टिट्यूट ऑफ अ टोक्यो बेस्ड जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी यहाँ पे उसका एक कंस्टिट्यूट है, हम बोल सकते हैं। एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो वर्क करती है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर। ठीक है, जो एशियन प्रोडक्टिविटी एसोसिएशन है उसका जो एक फाउंडर मेंबर भी इंडिया जो है वो रहा है। ऑपरेशन मेरी सहेली, ठीक है, तो इंडियन जो रेलवे है उन्होंने मेरी सहेली करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर द फोकस एक्शन ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ अ वुमेन रिलेटेड उन्होंने ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने अक्रॉस ऑल द जोन्स विथ an objective to provide safety and security to the lady passenger traveling by the train for their entire journey for starting स्टेशन टू द डेस्टिनेशन स्टेशन। ठीक है, वुमेंस की सेफ्टी के लिए जो है जो ट्रेन में ट्रैवल करती है उसके उनके जो है सेफ्टी के लिए, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है उसका स्टार्ट किया गया है इंडियन रेलवे सारे जोन्स में। ठीक है, नियरली 17 जोन्स, एक बार देख लेना रेलवे जोन्स कितने हैं इंडिया में। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 17 जोन्स है, तो इतने जोन्स में जो है सारे जोन में ये जो इनिशिएटिव है रन करेगा। इनिशिएटिव ऑफ RPF रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, strategy of the entire interaction with the lady passenger, especially those travel along by the team of a young lady RPF personnel at the ऑपरेटिंग स्टेशन। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2020, जस्ट हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। तो पेटेंट अमेंडमेंट 2020 रूल्स का, द अमेंडमेंट रिलेट टू द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द फाइलिंग ऑफ अ नॉर्म Form 27 and the submission of a verified English translation of a priority document विच इज़ नोट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट में जो फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म 27 रिलेटेड जो है ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नाउ द पेटेंट विल गेट अ फ्लेक्सिबिलिटी टू फाइल अ सिंगल फॉर्म 27। ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो सिर्फ 27 जो फॉर्म है वो फाइल करे, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द सिंगल और द मल्टीपल रिलेटेड पेटेंट। दिस विल ईज द कंप्लायंस बर्डन एंड बूस्ट द इनोवेशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक ही सिंगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो भी पेटेंटेड रहेंगे, ठीक है, जिसके वजह से जो भी बर्डन है वो कम होगा और जो इनोवेशन है उसको बूस्ट मिलेगी। ऑथराइज्ड एजेंट will be able to submit a form 27 on behalf of the patent. This will lead to the greater ease of doing business for the innovators। इस तरीके से हमने देख लिया कि पेटेंट रिलेटेड जो न्यू बिल का ड्राफ्ट हुआ है उसके बारे में। ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल 2020, इसके बारे में ही इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो कुछ हाईलाइट्स देखे जाए इस बिल के, तो ये जो बिल है इट इज़ ड्राफ्ट इन द ल्यू ऑफ अ पार्ट 14
ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 डिफाइन करता है, डिफाइनेशन देखा जाए तो कोस्टल शिपिंग एंड द कोस्टल वाटर जो है वो एक्सपांड किया जाए, ऐसा इस बिल में दिया है। इट इज़ प्रपोज टू डू विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेड लाइसेंसिंग फॉर इंडियन फ्लैग वेसल फॉर द कोस्टल ट्रेड। ठीक है, ये जो प्रपोज किया गया है तो इसमें जो है ये पॉइंट जो है रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग लाइसेंस फॉर इंडियन फ्लैग वेसल एंड कोस्टल ट्रेड को कंसिडर किया जाए। एंड बिल ने ऐसा भी प्रपोज किया है कि इंटीग्रेशन हो ऑफ अ कोस्टल मराइटाइम ट्रांसपोर्ट विद अ आइलैंड वाटरवे के साथ, एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ नेशनल कोस्टल एंड आइलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, इस तरीके से इस बिल में ये कुछ प्रोविज़न है। बिल कौन सा बिल, मतलब फिलहाल तो ड्राफ्ट है। ठीक है, तो कोस्टल शिपिंग बिल 2020। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।